किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, वर्तमान में अगर हम देखें तो कृषि का परिदृश्य बहुत ज़्यादा बदलता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में आपको कोल्ड स्टोरेज दिखाई दे रहे हैं, भंडारण के बड़े-बड़े भंडार गृह दिखाई दे रहे हैं। कृषि में ड्रोन्स का प्रयोग भी अब तो मध्य प्रदेश में होने लगा है और आधुनिक से आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हुए हम लगातार कृषि उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हर किसान भाई के जेब में एक मोबाइल है और मोबाइल में इतने सारे ऐप्स हैं कि जिसमें सारी तकनीकी जानकारी आपके पास है। आपके पास मंडियों का पूरी की पूरी मंडियां समाई हुई हैं और आप घर बैठे बड़े आराम से अपने अनाज का विक्रय भी कर लेते हैं। तो ये जो नया दृश्य हमको दिखाई दे रहा है खेती का, इसके पीछे हमारे सरकार की जो कृषि हितैषी नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं निहित हैं। और हम देख रहे हैं कि कृषि अवसंरचना कोष जो हमारे केंद्र सरकार ने बनाया है उसका लाभ भी प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में मिल पा रहा है। लेकिन ये कृषि अवसंरचना कोष क्या है ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे अन्य किसान भाई भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए इस विषय की जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं श्री गोविंद प्रसाद शर्मा जी, जो कि वैसे तो सहायक संचालक हैं लेकिन नोडल अधिकारी के रूप में, कृषि विशेषज्ञ के रूप में आप कृषि अवसंरचना कोष में अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार गोविंद शर्मा साहब, आपका कार्यक्रम में शामिल। नमस्कार श्रीवास्तव जी, नमस्कार किसान भाइयों। मैं गोविंद शर्मा हूँ। मैं कृषि अवसंरचना कोष में कृषि विभाग से नोडल हूँ और स्कीम देख रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे गोविंद जी कि ये जो कृषि अवसंरचना कोष है इसको हमारे किसान भाई सरलता से कैसे समझ सकते हैं? कृषि अवसंरचना कोष जो स्कीम है, एक्चुअल में जब हमारे भारत में कोविड आया था उस समय कृषि और कृषि से जुड़े हुए उद्यम काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। तब भारत सरकार ने एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत करके अपना कृषि अवसंरचना कोष के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था जी। जिसमें मेन उद्देश्य जो था कि कृषि अवसंरचना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद में कृषि अवसंरचना कोष का विकास हो और साथ में आत्मनिर्भर बने, रोजगार के अवसर प्रदान हो। उसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के लिए इस योजना के अंतर्गत 7,440 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो कि अगर मध्य प्रदेश यूज कर लेता है तो वो 12,000 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा उपहार हमें मिला है हमारी सरकार की ओर से। 7,440 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है जिससे हम बहुत कुछ हमारे कृषि क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। और आपने कहा कि ये राशि और बढ़ाई जा सकती है अगर आप इसको पूरा उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी तक की स्थिति क्या है? अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? कितना हम लोगों ने इसका राशि का उपयोग कर लिया है? श्रीवास्तव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है और हमें हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश स्कीम में प्रथम स्थान पर है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो हमने 5,400 से ज़्यादा हितग्राहियों को इसका लाभ दिया है, जो लगभग 4,400 करोड़ से ऊपर का हमारा लोन जो है ना अप्रूव हुआ है। 4,400 करोड़ रुपए की आप ऋण बांट चुके हैं और 5,400 हितग्राही 5,400 हितग्राही में लगभग बांटा गया है। और लगभग हमारे यहाँ वेयर हाउस काफ़ी बने हुए हैं। लगभग जो 1.5 साल में हमारे यहाँ 3,000 से ज़्यादा वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन हुए हैं। तो ये हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ हम देखते थे कि हमें बहुत दूर तक भंडारगृहों के लिए जाना पड़ता था, 3,300 एक बहुत बड़ी संख्या है जहाँ पे भंडार गृह बन गए हैं और अब किसान भाई सुगमता से अपना सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमने अपने फसल को सुरक्षित रख लिया तो जब उसके अच्छे दाम मिलेंगे हम उसको बाजार में बेच सकते हैं। ये बड़ी अच्छी उपलब्धियां हैं। लेकिन ये जो योजना है कृषि अवसंरचना कोष, जिसे नाम दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर अंग्रेजी में हम कहें तो, इस योजना के वृहद उद्देश्य क्या हैं? इस योजना के जो मेन उद्देश्य हैं वो हम ऐसा देख सकते हैं कि किसानों के लिए क्या है। तो किसानों के लिए क्या है कि जैसे किसान
अगर छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाता है, या वो कस्टम हायरिंग लेता है, या छोटा वेयर हाउस बनाता है, फार्म गेट बनाता है, या फिर ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट लगाता है, या मसाला यूनिट लगाता है, तो इसको सुगमता से उसको फाइनेंस फैसिलिटी मिल जाना, ये मेन उद्देश्य है। अगर हम कृषि विभाग की तरफ से अगर उद्देश्य की बात करें, तो कृषि विभाग का क्या मेन उद्देश्य रहा है कि जो प्योरिटी सेक्टर की लैंडिंग होती है, मतलब प्राथमिक सेक्टर में जो लोन होता है उसको प्राथमिकता देना, और हम जो अपने प्राइवेट लोग हैं उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना, और साथ में रोजगार बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना, ये मेन उद्देश्य है। अच्छा, बैंक के हिसाब से देखें तो बैंक के लिए भी ये बेनिफिट है, क्योंकि बैंक को एक जो लोन देना है ना, वो जोखिम भरा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें CGTMSE कवर रहता है, जो कि 2 करोड़ तक का अगर बैंक लोन देता है तो उसे क्रेडिट गारंटी जो बेनिफिशियरी से लेते हैं बैंक, वो लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी सरकार खुद ये विश्वास दिलाती है कि इसके पीछे हम खड़े हुए हैं, और आपको अदर गारंटीज या उसकी विश्वसनीयता की जांच परख करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिसको चुना है वो वास्तविक हितग्राही है। वास्तविक हितग्राही है। तो एक तरह से निजी और शासकीय दोनों स्रोतों से आपके पास धन का उद्गम हो रहा है, बहकर चला आ रहा है। आवश्यकता है कि आप उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, किस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर एक आम किसान को कुछ चाहिए, कुछ ऐसा सोचता है कि वो कृषि क्षेत्र में या उद्यानिकी क्षेत्र में एक प्रसंस्करण इकाई डाल दे या कोल्ड स्टोरेज बना ले, कैसे उस तक जाना होगा उसको? जैसे कि कोई आम किसान है और अगर वो मान के चलो छोटा यूनिट ही लगाता है, प्राथमिक प्रसंस्करण यूनिट लगाता है, या सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाता है, या मसाला यूनिट लगाता है, या धनिया, जैसे हमारे गुना के किसान है वहाँ धनिया बहुत होता है, वो धनिया की यूनिट लगाते हैं। तो इसमें इस योजना में मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो ये है कि एक तो 3% इंटरेस्ट का फ़ायदा है, जो कि बैंक मैक्सिमम 9% से ज़्यादा नहीं करेगा। ये बैंक के साथ हमारा MOU है जो भारत सरकार द्वारा किया हुआ है। दूसरा क्या है कि जो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कोलेटरल मांगता है कि भैया हम लोन दे रहे हैं तो कितना आप कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे, वो बैंक नहीं मांगेगा, क्योंकि हमारा CGTMSE कवर है। और इस पर हमारे यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम है। सिर्फ हमारा एक पोर्टल है जिसका नाम www.agriinfra.dac.gov है, उस पर जाके अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं मेनली। एक तो हमारा KYC होता है जो नॉर्मल भरते हैं, उसके बाद में हम एक अपना रेसिडेंसी एड्रेस और वो डिटेल भरते हैं, और उसके बाद में हम बैंक का डिटेल भरते हैं और अब प्रोजेक्ट का डिटेल भरते हैं। जैसे ही हमने अप्लाई किया उसके बाद में क्या होता है कि अप्लाई करना एक DPR बनती है। DPR जो है ना, वैसे नॉर्मली CA बनाते हैं, लेकिन हमने क्या है कि इसके लिए पोर्टल पे मॉडल DPR भी रखी हुई हैं। जैसे अगर कस्टम और ऐसी हमारी लगभग 37 मॉडल DPR उपलब्ध है। अच्छा, 33 परियोजनाएं कैसी बनना चाहिए उसका मॉडल आपने मॉडल DPR है, जो कि एक्सेल शीट में भी है और PDF में भी है। एक्सेल शीट में हम अपने हिसाब से डेटा चेंज कर सकते हैं। मॉडल DPR बना के हमें पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके बाद जैसे ही अप्लाई करते हैं, हमने सबमिट किया, वो सेंटर PMU के पास पहुंच जाता है। सेंटर PMU इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, वो वेरीफाई करते हैं। प्रोजेक्ट जैसे ही वेरीफाई होता है उसके बाद में सीधा जो है ना हमारे उसमें बैंक के MIS में चला जाता है। बेनिफिशरी जो हमारे किसान भाई हैं उनको कुछ नहीं करना रहता, फिर उसके आगे की जितनी भी अपडेशन है वो बैंक करता है। यानी हमने तो बस नदी में एक लोटा पानी डालना है और नदी अपने आप बहती हुई आपको पार लगा देगी ही। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किसान भाइयों को बहुत सरल तरीके से 3-4 जानकारियाँ भरना है और उसके आगे की चिंता सौंप देना है आगे वालों को, और आगे वाले उससे आगे और उससे आगे एक दूसरे को लिंक करते हुए आपको सीधे सीधे प्रोजेक्ट जब आपका मंजूर हो जाएगा आपको सूचना मिलेगी और आप उसके बाद फिर आपसे वो लोग भी शायद संपर्क कर लेंगे जिनसे मशीनें लेना है, जिनसे कार्य करना है, या किसान की चॉइस के ऊपर है। हाँ नहीं, देखो एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमने एक कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट लिया जी, तो जब हम कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी जो मशीन्स वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हमारी मशीन पहले भी है, तो वो लोग भी संपर्क करते हैं। बाकी अपना बैंक अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस योजना में जो बैंक हैं लगभग 37+ बैंक्स का MOU है, कोऑपरेटिव पूरी MOU में है। तो हमें किसी ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बैंक है या
कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक है, पर्टिकुलर बैंक में नहीं जाना, जो आपकी चॉइस है आप उस बैंक में जा सकते हैं। और 9% से ज़्यादा ब्याज ब्याज लगेगा नहीं नहीं लगेगा। और आपने कहा कि 2 करोड़ तक का ही अगर लोन सीमा है तो उसमें 3% की छूट, माने 6% में 6% पे आपको ब्याज पड़ेगा, 9% ज़्यादा नहीं लेगी। अभी थोड़ा उनका रेपो रेट बढ़ गया है, इसलिए वो 9 तक आ गया, नहीं पहले तो 7.4 पे ही था। अच्छा, अगर हम पहले बात कर रहे थे तो 7.4 और 8 था, अभी थोड़ा सा रेपो बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने 9% तक बैंक ने किया है। तो 9 से हमारे एमयू में 9 से ज़्यादा बैंक चार्ज नहीं करेगी। अब हम आपसे ये फैसिलिटी जो है ना अपना 7 साल के लिए अवेलेबल है, 2 करोड़ तक का है। और ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकता, 2 करोड़ से ऊपर भी ले सकता है, बट ये है कि 2 करोड़ के ऊपर फिर नॉर्मल रेट, जैसे कि बैंक ने 9% पे किया है तो 2 करोड़ तक 6% पड़ेगा, और 9 से जैसे ही ऊपर जाता है वो 9 का पड़ेगा। गोविंद शर्मा साहब, 2 करोड़ भी अभी हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राशि होती है, एक डर लगता है कि इतना सारा लेंगे तो चुकाएंगे कैसे। आप तो हमें वो छोटी छोटी चीज़ें बताइए, वो छोटी छोटी इकाइयाँ जो किसान स्थापित भी करे, उसको फ़ायदा भी मिले और राशि भी जो है वो कम लोन लेना पड़े, ऐसी कौन सी इकाइयाँ हो सकती हैं? एक्चुअली हमारी जो कृषि अवसंरचना कोष योजना है, इसमें कन्वर्जेंस चला हुआ है। अच्छा। कि हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम जिसमें कैपिटल सब्सिडी मिलता है और बैंक लिंक्ड है, जो लोन लेते हैं वो AIF का फ़ायदा भी एज ए टॉप अप स्कीम के तहत यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैंने कस्टम हायरिंग लिया हाँ, और कस्टम हायरिंग में मुझे 40% का फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा मिल गया, कैपिटल तो क्या सब्सिडी मिल गई। उसके साथ साथ मैं आपसे भी फ़ायदा ले सकूँगा? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कस्टम हायरिंग लिया, मान के चलो कस्टम हायरिंग 25 लाख का प्रोजेक्ट है, आपने 18 या 20 लाख रुपए लोन लिया, उसमें मार्जिन मनी कस्टम हायरिंग की भी 10 या 20% जमा की है, बाकी का लोन लिया है, तो 40% आपको 10 लाख रुपए तो कस्टम हायरिंग कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी, और 7 साल तक 3% ब्याज AIF के थ्रू मिलेगा, जो लगभग 2 लाख के आसपास जाता है। तो आपको 10 की जगह 12 लाख का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। चलिए, आप बड़े काम की बात कर रहे हैं, आप बड़े लाभ की बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा लाभ लेने के लिए हम थोड़ा सा विराम लेंगे और उसके बाद अपने किसान भाइयों के पास वापस लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, इस विराम से पहले हम बात कर रहे थे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में और हमको जानकारी दे रहे हैं वर्तमान में मंडी बोर्ड में कार्यरत सहायक संचालक श्री गोविंद प्रसाद शर्मा जी। और आपने हमें बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं उस जिसमें हर छोटा बड़ा किसान लाभ ले सकता है। बड़ी बड़ी राशियों के जो हैं, आपने कहा 2 करोड़ और उससे भी ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं, सरकारी बैंकों से ले सकते हैं, प्राइवेट बैंकों से ले सकते हैं, एक फिक्स्ड ब्याज पर ले सकते हैं। और 2 करोड़ तक के लोन में आपको केवल 6% ही अदा करना है, 3% भी गवर्नमेंट देने को तैयार है। तो ज़रूर से इसका हमको लाभ लेना है। अब क्या क्या लाभ ले सकते हैं आप सोच के देखिए। 1 लाख से 10 लाख में हम क्या लाभ ले सकते हैं, 10 लाख से 50 लाख में क्या लाभ ले सकते हैं। लेकिन बात होना चाहिए उद्यानिकी और कृषि की है। तो बाय द वे मुझे कोई बड़े यंत्र खरीदना है, या मुझे आटा चक्की, बेसन चक्की, दाल मिल, फ्लोर मिल, चावल मिल, ये सब बनाना है, तो क्या इसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर
अगर मैं बनाता हूँ? हाँ बिल्कुल, जैसे आप आटा मिल लगाते हैं, जैसे मैं एक किसान भाइयों के लिए जैसे छोटे आटा मिल लगाते हैं या दाल मिल लगाते हैं, या जैसे आजकल हमारे यहाँ राइस का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा हुआ है, जैसे रायसेन ज़िले में काफ़ी बड़ा हुआ है, तो हम राइस मिल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम कोल्ड फ्रेश ऑयल, जैसे कि कच्ची ढानी का तेल जो बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल है या ग्राउंड नट ऑयल है या लिनसीड ऑयल है, तो हम ये भी यूनिट इस स्कीम के अंतर्गत ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि कोई मशीन की बात करें, तो कस्टम हायरिंग के लिए जो मशीन्स देते हैं हम उस पर भी ले सकते हैं। और ऐसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्कीम है कस्टम हाईटेक हब है, जिसके अंतर्गत हम बड़ी मशीन लेते हैं थोड़ा, जैसे कि हमने मान के चलो शुगर केन हार्वेस्टर लिया, ये थोड़ा बड़ा यूनिट आ जाता है, या हम ड्रोन के प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, इस स्कीम में एक बहुत अच्छा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एफपीओ हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हैं, या छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए पॉली हाउस है, या हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स है, या मशरूम यूनिट्स हैं। इवन देन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए ट्रैक्टर भी अलाउ है इस स्कीम में। अच्छा, तो वो इंडिविजुअल ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो स्व सहायता समूह हैं और जो एफपीओज़ हैं उनके लिए काम का बड़ा अवसर है, और आराम से आप कृषि यंत्र भी खरीदिए, आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस भी बनाइए। तो अगर मिलजुल के हमारे किसान भाई काम करते हैं, और क्या इसमें महिलाओं के लिए आपने कुछ प्रावधान रखे हैं कि नहीं गोविंद जी? नहीं, देखो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो पॉली हाउस लगा सकते हैं, या फिर मशरूम यूनिट लगा सकते हैं, हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी भी है। जैसे ग्रीन हाउस लगाते हैं तो वो लोग सब्सिडी देते हैं 35 से 40% तक MIDH के अंतर्गत या कोई अदर स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी का फ़ायदा भी मिल जाता है और हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है। यानी डबल फ़ायदा है, उधर से आपने उद्यानिकी से भी ले लिया और इधर से आपने AIF का भी ले लिया। तो ये दो फ़ायदे एक साथ जुड़ रहे हैं। और वास्तव में अगर छोटे छोटे जो किसानों के समूह हैं और हमारी जो बहनों के समूह हैं, वो विशेष रूप से हम अगर शहद कल्टीवेशन की बात करें, शहद एक बहुत अच्छा व्यवसाय का रूप ले रहा है। इसमें अगर हमारी महिलाएं जुड़ती हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। अगर फूलों की खेती में जुड़ते हैं, सब्जियों की खेती में अगर हम करें, सब्जियों से प्रोसेसिंग की बात करें, हाँ नहीं, इस स्कीम में क्या है कि प्राइमरी प्रोसेसिंग अलाउ है। जैसे सब्जियां करते हैं तो गेटिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग तक ले जा सकते हैं। हाँ। पैकेजिंग यूनिट छोटे छोटे जैसे 4-5 लाख में छोटी यूनिट लगते हैं पैकेजिंग यूनिट, हाँ, वो लगा सकते हैं। और जैसे हम अगर हनी की बात करें तो हमारा भिंड मुरैना जो क्षेत्र है वहाँ पे मस्टर्ड अच्छा होता है, तो मस्टर्ड की हनी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उस एरिया में अगर कोई हनी यूनिट्स लगा रहे हैं और अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी लगा रहे हैं या FPO लगा रहे हैं तो वो उसको रन कर सकते हैं। और छोटे छोटे यूनिट हैं इस स्कीम में, मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 2 करोड़ बट मिनिमम कुछ नहीं है। गोविंद शर्मा साहब, एक आखिरी बात, कुछ ऐसे उदाहरण हम जानना चाहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे किसान भाइयों ने? नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा जो सबसे बड़ी समस्या है ना, कि जब हार्वेस्टिंग होता है या हम पेड़ी की बात करें या गेहूं की बात करें, उसके बाद में जो पराली बचती है उसमें आग लगा देते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो हमारा एक विदिशा में एक यूनिट लगाया हुआ है, विपिन त्रिपाठी जी हैं जो कि एक्स आर्मी मैन है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने खुद का डिज़ाइन किया हुआ यूनिट लगाया हुआ है जो पराली से बायोफ्यूल बनाते हैं। बहुत बढ़िया, पराली से बायोफ्यूल बनाते हैं, और वो बायोफ्यूल बना के अपने वहीं के किसानों को 10 से 15 रुपये कम रेट पर बेच देते हैं। ठीक है। जो मार्केट में बिक रहा है, जैसे पेट्रोल 108 बिक रहा है, तो वो हो सकता है 90 रुपये में बेच दें। तो ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने AIF यानी कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठा भी लिया है, और हमने विस्तार से गोविंद जी आपसे हमने जानकारी ली और हमने जाना कि किस तरीके से एक सामान्य किसान भी, एक इंडिविजुअल किसान भी, और FPOs हों, महिलाएं किसान हैं, SHGs हैं, स्व सहायता समूह हैं, ये सब मिलकर बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। बहुत सस्ती दरों पर आपको ऋण मिल जाता है, और दूसरी संस्थाओं से अगर आपने ऋण लिया है, अनुदान प्राप्त किया है, उसके बाद भी हम आपको सहायता देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो जानकारी निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी थी। गोविंद जी, अब चलिए चलते चलते हम देख लेते हैं कृषि समाचार, और आपको कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। किसान कल्याण महाकुंभ, गेहूं की कीमत पर लगेगा नियंत्रण, पर्याप्त मात्रा में है खाद,
आम का खास समारोह और गर्मी से बचाएं पशुओं को। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के लिए अब 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके पहले यह राशि 4,000 रुपये थी। यह घोषणा राजगढ़ में आयोजित किसान कल्याण कुंभ में की गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास ट्रैक्टर हैं, उन परिवार की बहनें भी अब लाडली बहना योजना की पात्र होंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 2,900 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में डाले गए। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान कल्याण कुंभ में किसानों को मिली सौगात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना है। श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण निधि के रूप में किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसी तरह अब प्रदेश की सरकार भी उन्हें 6,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। इस प्रकार किसानों को अब 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। गेहूं की कीमतों में नरमी लाने और बाजार में सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्यों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर खुले बाजार में बिक्री योजना OMSS के तहत गेहूं और चावल को बेचने का भी निर्णय लिया गया। इससे कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा और जमाखोरी पर भी रोक लगाई जा सकेगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिलेगा। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार ने माफ कर दिया है। अब उन्हें भी सोसाइटी से खाद मिल सकेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत प्रदान करते हुए 11.5 लाख डिफॉल्टर किसानों का 2,129 करोड़ रुपए का ऋण ब्याज माफ कर दिया है। अब किसानों को सोसाइटियों से ऋण पर खाद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि किसानों को 267 रुपए में यूरिया और 1,350 रुपए में DAP खाद मिलेगी। भोपाल में आयोजित किया गया आम का खास समारोह। नाबार्ड द्वारा आयोजित आम के इस मेले में प्रदेश भर से आए किसान अपने साथ लाए थे अलग अलग तरह के स्वादिष्ट और रसीले आम। इस आम फेस्टिवल की खासियत बना नूरजहां नामक आम। अलीराजपुर में होने वाला यह आम 2 से 3 किलो वजन का होता है। यही वजह है यह आम किलो के हिसाब से नहीं बल्कि नग के हिसाब से बिकता है। इस एक आम की कीमत होती है 1,200 रुपये। यह आम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का भी सबसे अनोखा आम है। देश का सबसे महंगा नूरजहां केवल मध्य प्रदेश में ही मिलता है। पूरे देश में अब इसके केवल 3 पेड़ जो साल भर में देते हैं केवल 380 से 100 फल। 1577 ईस्वी से 1645 ईस्वी के बीच इसे अफगानिस्तान से भारत लाया गया था। इसके अलावा सुंदरजा, केसर, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका जैसे आमों की किस्मों को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इस समारोह की खास बात यह होती है कि यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले और रसायनों से मुक्त फल मिलते हैं। साथ ही इसके माध्यम से किसानों को बाजार उपलब्ध होता है और उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में मनुष्यों की तरह पशुओं को भी लू लगने की अधिक संभावना रहती है। गर्मी में पशुओं की अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है। गर्मी और लू से पशुओं को बचाने के लिए उन्हें पानी पिलाते रहें। जहां उन्हें रखा जाता है वह स्थान ठंडा और साफ सुथरा होना चाहिए। ठंडे पानी से उन्हें नहलाना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को अधिक से अधिक हरा चारा खिलाना चाहिए। बीच बीच में पशुओं को नमक मिलाकर पानी देने से भी लू लगने की संभावना कम हो जाती है। लू के लक्षण दिखते ही किसी पशु चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की गोविंद प्रसाद शर्मा जी से, जो कि सहायक संचालक हैं और साथ में नोडल इकाई जो कृषि अवसंरचना कोष की है उससे आप जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। इनसे हमने बहुत सारी बातें करके जाना कि कृषि अवसंरचना कोष किस तरीके से आपके लिए बहुउपयोगी है। आप इससे बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। सस्ती दर पर आप ऋण ले सकते हैं, बड़ी बड़ी इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं और बहुत सारा आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। साथ ही हमने हमेशा की तरह देखा, खबरें खेती की और जानी कृषि क्षेत्र में देश दुनिया की बहुत सारी बातें हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कृषि दर्शन कार्यक्रम भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको देने में सफल रहा होगा। इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।